भारतीय संविधान, राष्ट्र की आधारशिला। लेखक ग्रैनविल ऑस्टिन। अनुवाद नरेश गोस्वामी। अध्याय 1। संविधान सभा, बीज से वृक्ष की ओर। योग्य से योग्य वकील भी एक साथ बैठकर इस काम को पूरा नहीं कर सकते। छोटी छोटी समितियों द्वारा विभिन्न हितों के बीच संतुलन स्थापित करने और इसे संविधान निर्माण कह देने से भी यह काम नहीं किया जा सकता। यह काम विदेशी सत्ता की अधीनस्थता में तो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। इस काम को कारगर ढंग से तभी पूरा किया जा सकता है जब राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां मौजूद हों तथा इसकी प्रेरणा और आग्रह के पीछे जनता खड़ी हो। जवाहरलाल नेहरू। इस सत्य को सबसे पहले गांधी ने वाणी दी थी कि भारत की जनता को अपनी नियति स्वयं गढ़नी होगी, क्योंकि भारत जनता के हाथों में आकर ही अपना स्व हासिल कर सकता है। उन्होंने 1922 में कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का तोहफा न होकर भारत की जनता द्वारा अपनी मर्जी से चुने गए प्रतिनिधियों से उद्भूत होना चाहिए। 24 वर्ष बाद जब संविधान सभा का उद्घाटन सत्र शुरू होने वाला था तो इन शब्दों की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। अगर कुछ लोग ये मान रहे थे कि सभा का जन्म इन्हीं शब्दों की कोख से हुआ है, तो बाकी लोगों को भी इस बात में कतई संदेह नहीं था कि संविधान सभा का औचित्य गांधी के इसी उद्गार में छिपा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक नीति में संविधान सभा की मांग 1934 में शामिल की थी। कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 1933 में जारी श्वेत पत्र को इस आधार पर अस्वीकार करते हुए कि वो भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करता, यह घोषणा की थी। श्वेत पत्र का एकमात्र संतोषजनक विकल्प यही है कि वयस्क मताधिकार या ऐसे ही किसी आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा ही संविधान की रचना की जाए, जिसमें यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूहों को उनके अपने निर्वाचकों द्वारा प्रतिनिधि चुनने की शक्ति प्रदान की जाए। इसके बाद कई प्रांतों की विधानसभाओं, 1937 में केंद्रीय विधानसभा तथा फैजपुर, हरिपुर, त्रिपुरी और अंत में 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस इस बात को लगातार दोहराती रही कि भारत एक ऐसे संविधान को ही स्वीकार कर सकता है जिसकी रचना जनता ने स्वयं की हो और जिसमें विदेशी सत्ता का कोई हस्तक्षेप ना हो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता का रवैया अधिकाधिक मुखर होता गया। वो अपनी नियति को अपने हाथों में लेने के लिए तत्पर दिख रही थी। उस समय के एक प्रखर पर्यवेक्षक के मुताबिक स्वतंत्रता के समय भारत की जनता के मन में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय गरिमा की चेतना पैदा हो चुकी थी और वो स्वयं को एक सुगठित इकाई तथा खुद को वयस्क मानने लगी थी। स्वतंत्रता अभी तक एक आदर्श और ध्येय की तरह रही थी, लेकिन अब वो सार्वजनिक जीवन का तथ्य बन चुकी थी। पहले की तुलना में भारत के जनमानस की मनोदशा कुछ ऐसी थी कि अब वो एक स्वरचित संविधान ही स्वीकार कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा आहूत की गई, जो जनता को समस्त शक्ति और प्राधिकार का स्रोत मानती थी। इसी सभा ने आगे कदम बढ़ाते हुए अंततः भारतीय जनता को स्वरचित संविधान प्रदान किया। संविधान का यह एक प्रमुख कारण रहा है। भारतीय जनता संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करने से बचती रही है। वो इसे गर्व के साथ देखती है क्योंकि उसने इसकी रचना स्वयं की थी और चूंकि जनता ने इसे स्वयं लिपिबद्ध किया था, इसलिए वो उनकी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त बैठता था। सभा के कार्यों पर दृष्टिपात करने से पहले उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा कार्यशैली के बारे में जानना उपयुक्त होगा, क्योंकि इसके बिना यह नहीं समझा जा सकता कि एक निकाय के रूप में सभा कितनी विलक्षण चीज थी। संविधान सभा मुख्यतः एक दलीय सभा थी जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़े जनाधार वाली पार्टी के हाथों में था, लेकिन वो समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी अंदरूनी निर्णय प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक थी। पार्टी के नेताओं का संघीय सरकार तथा सभा में गहरा प्रभाव था। अपने करिश्माई आकर्षण के कारण जनता के बीच उनका जबरदस्त असर था। हालांकि विचार और व्यवहार के स्तर पर सभा के साधारण सदस्य इन नेताओं का अविकल समर्थन करते थे, परंतु कभी कभार साधारण सदस्य उन्हें Sample complete. Ready to continue?